हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो यार, आज है 5 मई, ठीक है। और आज आने वाली है आईआईटी जेई और नीट की एग्ज़ाम की डेट। आज हमें पता चल जाएगा कि कब होगा एग्ज़ाम। तो जब भी होगा एग्ज़ाम हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी होगा एग्ज़ाम हमें अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करके रखना है। जैसा हमने जनवरी में अटेम्प्ट दिया था उससे अच्छा हमें करना है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को क्या करना है, जारी रखना है। ठीक है। तो मैं क्विक रिवीजन सीरीज लेके आ गया हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर पता होगा, अगर आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है फिनॉल से या कम होता है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगा के और बाकी इफेक्ट लगा के हम क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। मुदित श्रीवास्तव भी मेरा ही नाम है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। मैंने शुरू में अपना नाम मुदित श्रीवास्तव लिखा था, मेरा ही नाम सौरभ है, मेरा ही नाम मुदित है। ठीक है, चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता होने चाहिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम लेते हैं सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड सबको पता है, आर एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये है अपना सल्फोनिक एसिड और ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी ओ ओ एच। ठीक है। तो आर सी ओ ओ एच है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अपना सल्फोनिक एसिड। तो पहली बात मेरी सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम H प्लस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जब हम H प्लस को रिमूव करते हैं तो बनता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो ये है अपना कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह जब हम यहां से H प्लस को रिमूव करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। ये है अपना कॉन्जुगेट बेस, तो मैं Cb लिख रहा हूं इसे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी इजीली H प्लस क्या होगा, रिलीज होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो इस चीज को अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आई होप यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला वो ध्यान से समझो। सबसे पहले जब भी तुम्हें कोई एसिड दिया हो, सबसे पहले तुम क्या करो, उसमें से H प्लस रिमूव कर दो। जब तुम H प्लस रिमूव करोगे तो जो एंटिटी बनेगी उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। अब सबसे पहले आ जाओ, अपना स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, ये है अपना कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक बार रेजोनेंस इधर पॉसिबल है और एक बार रेजोनेंस इधर पॉसिबल है। इस तरह अगर मैं इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पे भी, तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि यहां पे भी जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आएगा, यहां पे भी ऑक्सीजन पे आएगा, यहां पे भी ऑक्सीजन पे आएगा। तो इसमें बनेंगे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। और यहां पे बनेंगे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक चीज तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि मोर विल बी द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहां से एक चीज हमारी क्या क्लियर हो रही है कि जो सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है दैट इज मोर स्टेबल देन, तो आर एस डबल बॉन्डो ओ माइनस इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन, इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली चीज हमने ये समझ ली कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में जो सल्फोनिक एसिड है
उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ये क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे मान लो अपने पास हो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, वन बाय वन एक एक चीज़ों को कवर करेंगे तो तुम्हें इजी हो जाएगा चीज़ों को ऑर्डर में रखना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बेटा? H2CO3। तो कुछ नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस रिमूव करो और H2CO3 से H प्लस रिमूव करो, तो ये बन जाएगा RCOO माइनस। वेरी गुड। और यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस। अब इन दोनों की मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये रेजोनेंस में है और इसके रेजोनेंस को कोई प्रिवेंट नहीं कर रहा है, पर यहां पे देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन है। जब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में जाने की कोशिश करेगा। तो वो इस निगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को क्या करने की कोशिश करेगा? प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। जब ये निगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज नहीं होगा प्रॉपरली तो ऑब्वियस सी बात है कि निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कार्बोक्सिलेट आयन और ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि RCOO माइनस इज मोर स्टेबल देन OHC डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। अगर कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2CO3। क्लियर? चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। अभी इन सबका ऑर्डर बना लेंगे, ठीक है? तो पहले एक चीज समझते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मुझे फिनॉल दिया है तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन होती है, मैं बता देता हूँ, ये बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं इसमें से H प्लस रिमूव करूंगा तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ये बन जाएगा अपना फिनॉक्साइड आयन। अब तुम्हें देख के तो ये लग रहा होगा यार फिनॉक्साइड आयन में बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, बट बेटा क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बुरी होगी उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो निगेटिव चार्ज आएगा वो आ जाएगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, मतलब वो कार्बन पे निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मोर नंबर है, बट उसकी क्वालिटी भी तो देखो, निगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आ गया। और यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो निगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा बेटा ऑक्सीजन पे, मतलब वो क्या है? वो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, एंड निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो इस तरह से अगर हमने सही से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर ली तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। अगर ये है मेरा क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, so what would be the तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक और तुम्हें ऑर्डर दिखाता हूं मैं, फिनॉल और तो सारे ऑर्डर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। फिनॉल और कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल सेम ही है इसमें। H2CO3 से H प्लस रिमूव करोगे और यहां से H प्लस रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन, और ये बन जाएगा बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा तुम्हारा OHC डबल बॉन्ड O माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, बट यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो ये इसके रेजोनेंस को प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है? यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा वो कार्बन पे ट्रांसफर होगा, और कार्बन पे निगेटिव चार्ज इज अनस्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा HCO3 माइनस है दैट इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, तो यहां से मुझे क्या पता चला
कि जो H2CO3 है दैट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, दैट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब यहां तक जो हमने ऑर्डर किया उसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा सल्फोनिक एसिड होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा। इसके बाद आएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आएगा तुम्हारा कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, फिर आएगा बेटा तुम्हारा फिनॉल। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन चारों का ऑर्डर, और अगर मान लो अगर तुम्हें मैं पीके का ऑर्डर भी बताऊं तो इसका पीके का ऑर्डर मतलब ये पीके इसका होता है अराउंड 3 to 5, इसका पीके होता है अराउंड 6.35, इसका पीके होता है अराउंड 9 to 10, 9 to 10। ठीक है, तो पीके जिसका कम होगा लेस विल बी द पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर एक बार तुम्हें ट्रिक भी बता दी और थोड़ा सा पीके का वैल्यू भी क्या है थोड़ा सा याद रखना। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे विच इज बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल। फिनॉल और एल्कोहल में ऑर्डर किसका होगा, मतलब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो वही सेम ऑर्डर, सबसे पहले हम H प्लस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यहां से भी हम H प्लस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यहां से बनेगा फिनॉक्साइड आयन और यहां से बनेगा मेरा एल्कोक्साइड आयन, यहां से मेरा क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एटलीस्ट यहां पे रेजोनेंस तो है, ठीक है, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है बट फिर भी रेजोनेंस तो है, डीलोकेलाइजेशन तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जब डीलोकेलाइज कर देगा तो वो जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं है, जब डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे लोकेलाइज्ड, ये वाले जो निगेटिव चार्ज होंगे वो होंगे लोकेलाइज्ड, और जो फिनॉक्साइड के निगेटिव चार्ज होंगे वो होंगे डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, तो जो डीलोकेलाइज्ड चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, और अगर फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन एल्कोहल, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन एल्कोहल। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगर तुम्हें पता हो कि चलो मान लो एल्कोहल और टर्मिनल एल्काइंस में देख लो, चलो एल्कोहल और टर्मिनल एल्काइंस में देख लो, तो यहां एल्कोहल से अगर मैं चार्ज रिमूव करूंगा, मतलब अगर मैं H प्लस रिमूव करूंगा तो ये बनेगा एल्कोक्साइड आयन, और यहां से अगर मैं करूंगा तो ये बनेगा C पे नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये sp कार्बन है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन sp3 कार्बन, येट जो यहां पे नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि RO माइनस इज मोर स्टेबल देन CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एल्काइंस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल एल्काइंस। और एक चीज तुम्हें याद रखनी होगी कि टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। अब हम कंप्लीट ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट ऑर्डर जो मैं बना रहा हूं ये आप याद रख लेना। सबसे पहले आएगा सल्फोनिक एसिड, और मैंने रीजन के साथ बताया है, तो अगर थोड़ा सा तुम ट्रिक याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा। सल्फोनिक एसिड के बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बीच बीच में हो सकता है साउंड थोड़ी सी आए, बाहर पे कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं तो उससे कंफ्यूज मत होना, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आएगा बेटा तुम्हारा कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, H2CO3 के बाद आएगा तुम्हारा फिनॉल, H2CO3 के बाद आएगा तुम्हारा फिनॉल, फिनॉल के बाद आएगा बेटा तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल के बाद आएगा तुम्हारा एल्कोहल, और एल्कोहल से पहले एक चीज और लिख सकते हो, वाटर भी आएगा इसके पहले, ठीक है, वाटर का पीके होता है अराउंड 15.7, वाटर का पीके होता है 15.7। एल्कोहल के बाद आएगा बेटा तुम्हारा टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस। तो ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर बेटा ये तुम्हें पता है तो तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत ही इजीली क्या हो जाएंगे,
सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही इजीली क्या है क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लोगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहीं पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं। तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्टिंग विथ NaHCO3 गिव्स CO2 गैस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। चलो पहले मैं क्वेश्चन ही ले आता हूं, उससे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेते हैं कि क्या। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ NaHCO3, रिएक्शन ऑफ NaHCO3 एज बेस, रिएक्शन ऑफ NaHCO3 एज बेस। ठीक है, रुको मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, एज बेस। अब इसमें हमें क्या देखना है और हमें क्या समझना है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन को देखो, अगर मैं ध्यान से समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में करूं NaHCO3 से और मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन होगी, तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से H+ निकलेगा और ये किसको मिल जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से H+ यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से H+ रिमूव होगा और ये मिल जाएगा HCO3 माइनस को, तो ये बना लेगा RCOO माइनस, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, प्लस बनेगा H2CO3। अब जो मैं क्वेश्चन तुम्हें जो पॉइंट बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी मूव करेगी जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की ओर मूव कर रही हो। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी मूव करेगी जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से कहां जा रही हो, वीक एसिड पे जा रही हो। अब तुम ऑर्डर पे आओ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। तो अगर ये चीज मुझे पता है तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी। तो जब भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की ओर मूव करेगी तो CO2 गैस रिलीज होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं। जैसे मान लो मैं फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 से कराऊं, तो बताओ क्या ये रिएक्शन होगी? बेटा यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, प्लस बनेगा तुम्हारा H2CO3। और अभी अगर मैंने तुम्हें बताया था कि H2CO3 इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह फिनॉल के बाद के जो भी होंगे वो H2CO3 से रिएक्ट, मतलब अल्कोहल H2CO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H2CO3 से, सॉरी H2CO3 बोल रहा हूँ, NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, ये NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर ये NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगी, CO2 गैस रिलीज नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, एक बढ़िया एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे तुम्हें पता होगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड देखो, पिक्रिक एसिड में जो, अगर तुम्हें पता हो कि पिक्रिक एसिड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कौन सा ग्रुप लगा होता है, NO2 ग्रुप। तो ये बेटा बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, एक्चुअली में ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। तो जब ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस रिलीज होगी। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट में लिख लेना। आई होप मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई है। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। तुम्हें इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, इसको तुम खुद से होमवर्क में करना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना, इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 से करूं, तो तुम्हें बताना है कि कौन सी गैस रिलीज होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 से करूं तो कौन सी गैस रिलीज होगी। ये दोनों क्वेश्चन करना, अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है
तो दोनों का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों में भी भेजो। मैं धीमे धीमे तुम्हारे चैप्टर्स को कवर कराऊंगा थ्रू टॉपिक्स, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच।